Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 9 and metric. This is your physics class. Today we start chapter number 6, equilibrium. What is equilibrium? Equilibrium means balance. First we know about related definition about equilibrium. First, statics. Statics is a branch of physics which deals with the bodies at rest under number of forces, the equilibrium and the condition of equilibrium. स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स डील करता है उन तमाम फोर्सेस के साथ जो किसी भी बॉडी पर एक्ट कर रही हैं, लेकिन किस पोजीशन में, जब वो बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है और उसके ऊपर इक्विलिब्रियम की तमाम कंडीशंस भी मौजूद हैं, यानी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है और तवाज़ुन की हालत में भी मौजूद है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? द नेट फोर्स या नेट इफेक्ट ऑफ टू और मोर फोर्सेस इनटू अ सिंगल फोर्स, दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स। दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस मिलकर जब एक ही फोर्स की तरह या एक फोर्स जितनी क़ुव्वत किसी भी बॉडी पर लगाती हैं तो वो रिजल्टेंट फोर्स कहलाती है। मोमेंट आर्म, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म। जब भी किसी बॉडी पर, लाइक एस इज अ बॉडी, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो बॉडी और फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मोमेंट आर्म कहलाता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, और वो किस तरह से होना चाहिए? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। The perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of force is called the moment arm of the force. Parallel forces, when a number of forces act on a body and if their direction are parallel, they are called parallel forces. Parallel means वो लाइन्स होती हैं जो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब हम बात कर रहे हैं फोर्सेस की। नंबर ऑफ़ फोर्सेस यानी एक से ज़्यादा फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट कर रही हैं और इन फोर्सेस के दरमियान या इन फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों फोर्सेस या दो से ज़्यादा फोर्सेस जो हैं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, यानी एक दूसरे को हटाकर अपनी क़ुव्वत को ज़्यादा नहीं करती हैं, वो पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस वो पैरेलल फोर्सेस हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। क्योंकि टू इक्वल बट ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस हैं तो इक्वल फोर्सेस, यानी अगर हम सपोज करें कि जी एक फोर्स जो है वो 2 न्यूटन की है और दूसरी भी 2 न्यूटन की है, लेकिन इन फोर्सेस की डायरेक्शन अलग है तो इनका पॉइंट जो है बॉडी पर एक्ट करने का भी अलग अलग होगा। और जब ये दोनों फोर्सेस साथ मिलकर इफेक्ट करी हैं तो वो क्यूपल कहलाता है। टॉर्क, इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो बॉडी का वो पॉइंट जहाँ से बॉडी मूव कर रही है उस जगह पर ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, ये जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका टोटल इफेक्ट क्या बनता है? वो टॉर्क कहलाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है? जो फोर्स अप्लाई की जा रही है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। रिप्रेजेंटेशन क्या है? टॉर्क के लिए हम एक साइन यूज़ करते हैं, लाइक टी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। फोर्स को जब हम मोमेंट आर्म से, और मोमेंट आर्म क्या था? डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ द एक्शन के दरमियान। जब हम मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स से तो हमें टॉर्क मिलता है। टॉर्क हमारे पास नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव टॉर्क क्या होता है? इफ़ द बॉडी रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर बॉडी
फोर्सेस के एक्ट करने के बाद क्लॉकवाइज मूव करती है तो ये टॉर्क नेगेटिव टॉर्क कहलाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो ये पॉजिटिव कहलाता है। यूनिट ऑफ टॉर्क हमारे पास है न्यूटन मीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है? ज़मीन की कशिश। कोई भी चीज़ ज़मीन की तरफ, हम किसी भी चीज़ को अगर हवा में उछालते हैं तो वो वापस ज़मीन की तरफ आती है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, ज़मीन में मौजूद क़ुव्वते कशिश या ग्रेविटी की वजह से। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? किसी भी बॉडी का, हर बॉडी का, बल्कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होता है। द टेंडेंसी ऑफ अ force to produce rotation in a body about an axis is called torque or moment of force, और यही हमें क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी अपेयर्स टू एक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पर पूरी बॉडी का वेट जो है वो एक्ट करता है, यानी जिस पॉइंट पर आकर जो है पूरी बॉडी बैलेंस की कंडीशन में भी आ सकती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट और इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। हमारे पास ये टॉपिक है जो दो अलग अलग चीज़ें हैं, रेगुलर और इरेगुलर शेप के हवाले से। रेगुलर शेप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेगुलर बार और ट्राइंगल। रेक्टेंगल में हमारे पास ये देखिए, रेक्टेंगल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में मौजूद है। अगर हम लाइन, इमेजनरी लाइन हमने ड्रॉ की है, लाइन को ड्रॉ करते हैं और वो पॉइंट जहाँ आकर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या पॉइंट ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। इसी तरह से सर्कल है, सर्कल का पॉइंट ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? उसके सेंटर में मौजूद होता है। स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसके सेंटर में मौजूद है, और किस जगह मौजूद है? जहाँ लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, डायगोनल्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इसी तरह से बार है, बार में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम किस तरह मालूम करते हैं कि उसको बिल्कुल बीच से दो हिस्सों में एक इमेजनरी लाइन के ज़रिए से हाफ करते हैं और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करते हैं। अब हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी शेप इरेगुलर है, इस तरह की कोई शेप हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उसके तमाम कॉर्नर्स पर होल कर देते हैं। होल करने के बाद वो होल जो आमने सामने हैं उनको डायगोनली एक दूसरे से मिला देते हैं। मिलाने के बाद हमने किसी भी एक पॉइंट को, सपोज़ हमने पहला पॉइंट लिया है ए, पॉइंट ए से हम उस शेप को हैंग कर देते हैं, किसी भी कील के साथ या किसी सहारे से हैंग कर दिया जाता है। जब वो पॉइंट पे हैंग होने के बाद स्टिल कंडीशन या रेस्ट की कंडीशन में आता है तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं उस पॉइंट से इसके बिल्कुल सामने डायगोनली। हमने पॉइंट ए से अगर उसको हैंग किया था तो उसके आगे का जो पॉइंट है वो ए डैश कहलाएगा। इसी तरह से हमने तमाम पॉइंट्स को बी, सी, डी को इसी तरह से हैंग करना है, और हैंग करने के बाद लाइन ड्रॉ करनी है बी, बी डैश, सी, सी डैश। वो पॉइंट जहाँ पर तमाम लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। We can find the center of gravity of any irregular shaped object by using following method. Drill a few small holes near the edges of the irregular plate using the hole A. Suspend the plate from a nail fixed horizontally in a wall. The plate will come to rest after a few moments. It will be in position so that its center of gravity is vertically below the position of suspension. यानी जिस पॉइंट से उसको हैंग किया गया है उसके बिल्कुल वर्टिकली उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है। इसी पॉइंट को रिपीट करते हैं। नाउ सस्पेंड अ प्लम लाइन फ्रॉम द सपोर्टिंग नेल, ड्रॉ द लाइन ए, ए डैश। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए बी, बी डैश और सी, सी डैश लेकर हमने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कर लेते हैं। अब हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम, जो हमारा चैप्टर भी था। A body will be in equilibrium if the forces acting on it must be cancelling the effect of each other.
कोई भी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में आ सकती है किस वक्त, जब उस पर एक्ट करने वाली फोर्सेस, चाहे वो एक है या एक से ज़्यादा फोर्सेस, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं यानी ज़ीरो कर देती हैं, तो बॉडी की कंडीशन क्या हो जाती है? बॉडी की कंडीशन रेस्ट की कंडीशन और इक्विलिब्रियम में आ जाती है। In the other word, we can also write that a body is said to be equilibrium condition if there is no unbalance or net force acting on it. बॉडी रेस्ट की कंडीशन में हो सकती है कब? जब उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स यानी ऐसी फोर्स जो उसकी पोजीशन को चेंज कर सकती है उस पर इफ़ेक्ट ना करे। स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम क्या है? ये हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक। व्हेन अ बॉडी इज़ रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है एंड ऑल फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉडी कैंसिल ईच अदर, और तमाम फोर्सेस जो उस पर अप्लाई की जा रही हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, देन इट इज़ सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? स्टैटिक कहलाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम कब होगा? जब बॉडी मूवमेंट की कंडीशन में है, मूव कर रही है। व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग विथ इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी ये कंडीशन है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, चेंज नहीं हो, वेरिएबल वेलोसिटी ना हो, एंड फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉडी कैंसिल ईच अदर। वही बात जो स्टैटिक के लिए थी कि जो जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो बॉडी की कंडीशन क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम हो जाएगी। कंडीशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है अ बॉडी विल बी इन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। फर्स्ट हमारे पास इसकी कंडीशन क्या है कि एक्स एक्सिस पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनको सम या टोटल किया जाए, और वाई एक्सिस पर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनको टोटल किया जाए और वो ज़ीरो के इक्वल हो जाता है, तो इट मीन्स के बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। सेकंड कंडीशन हमारे पास इसकी क्या है कि अ बॉडी विल बी इन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ़ सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं वो तमाम ज़ीरो के इक्वल हो जाती हैं, इट मीन्स के बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्टेट्स हमारे पास 3 हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल कंडीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? अ बॉडी एट रेस्ट इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ on being displaced it has the tendency to come back to its initial position। किसी बॉडी पर फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को चेंज किया जाए लेकिन बॉडी में ये सलाहियत मौजूद हो कि वो वापस पहली पोजीशन पर आ जाए, ये कंडीशन क्या कहलाती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जब सेंटर, अब ये किस वक्त हो सकता है? जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सस्पेंशन पॉइंट के नीचे की तरफ हो। सेकंड स्टेट या अनस्टेबल कंडीशन क्या होगी कि जब बॉडी को मूव करवाया जाए तो वो वापस पहली पोजीशन पर ना आए। इफ़ अ बॉडी ऑन डिस्प्लेस टॉपलेस ओवर एंड ऑक्यूपाइज अ न्यू पोजीशन, बॉडी न्यू पोजीशन पर जाकर स्टैंड करती है, पहली पोजीशन पर वापस नहीं आती है, तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्या कहलाती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? इफ़ अ बॉडी इज प्लेस्ड इन सच स्टेट दैट इफ इट डिस्प्लेस देन नाइदर इट टॉपलेस ओवर एंड डज नॉट इट कम बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ना तो वो अपनी पहली पोजीशन पर वापस आ रही है और ना ही पोजीशन को चेंज कर रही है, यानी वो बीच में मौजूद है, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।